हेलो एवरीवन, आज डेट है 17 मई 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि जफर महल को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को लेकर के। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है। ये जो टाइगर रिजर्व वाला जो रीजन है, ये नेशनल पार्क भी है। 2009 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का डेजिग्नेशन भी दिया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में जो टाइगर पाए जाते हैं वो होते हैं मेलानिस्टिक टाइगर, और पूरे वर्ल्ड में मेलानिस्टिक टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ही देखने को मिलती है। तो हम अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि मेलानिस्टिक टाइगर जो है वो क्या होते हैं। इनकी इमेज को अगर आप व्यू करोगे तो यहाँ पर टाइगर में जो स्ट्राइप्स देखने को मिलती है वो इस तरीके से, मतलब इनका ब्लैक कलर जो है वो होता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मेलानिस्टिक टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में देखने को मिलती है। ये आपको ध्यान में रखना है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, यूपीएससी ने 2024 के लिए अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया है और नेक्स्ट ईयर भी यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो मई लास्ट में होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यूपीएससी की अगर हम बात करें तो एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है जिसमें आपको डेली अपनी कंटिन्यूटी जो है वो रखनी होती है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 3 डेज स्टडी की और फिर जो है वो 4 डेज का उन्होंने रिलैक्स कर लिया, जिसकी वजह से आपने 3 डेज जो स्टडी की वो भी आपके फिर रेगुलर टेस्ट में नहीं रह पाता है। तो हम इस मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या करेंगे कि जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, मतलब जो भी आपका कंटेंट है प्रीलिम्स मेंस सबके लिए, उनको हम इस तरीके से एक शेड्यूल में डिवाइड करेंगे कि प्रीलिम्स से पहले जो है वो आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके और जो भी आपका मेंस का मटेरियल है वो सब कुछ आप रिवाइज कर सको। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम के इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये टारगेट ओरिएंटेड स्टडी है। मतलब आपको डेली बेसिस पर टारगेट यहाँ पर दिया जाता है और फिर वो टारगेट आपको कंप्लीट करना होगा। फिर टाइम टू टाइम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो टेस्ट है वो भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। साथ ही साथ में आप सभी को पता है कि यूपीएससी मेंस में आंसर राइटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेली बेसिस पर आपको जो स्टार्टिंग किया जाएगा नॉर्मल क्वेश्चन से, और फिर जो क्वेश्चन जो हैं वो अप टू डेट मेंस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस डेली बेसिस पर एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसका आपको आंसर लिखना होगा। और हमारे जो मेंटोर हैं उस आंसर को इवेल्युएट करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि क्या क्या किस तरीके से आप अपने आंसर को जो है वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक फीचर रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो है वो आपको टारगेट दिया जाएगा, उस टारगेट को आपको कंप्लीट करना होगा। उसको आप किसी भी अपनी बुक से स्टडी करो, आप किसी वीडियो के थ्रू स्टडी करो। मतलब आपका सिर्फ ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ना, इसमें मेन फोकस किया जाएगा कि कंटिन्यूटी के साथ में डेली बेसिस पर। देखो, एक मेंटोर, जब मेंटोर के गाइडेंस में आप रहते हो तो मेंटोर आपको टाइम टू टाइम जो है वो अवेयर करते रहते हैं कि अब पेपर के लिए इतना टाइम बचा है, आपको इस तरीके से स्टडी करना चाहिए, इस तरीके से जो है वो आप चीज़ों को और अच्छे से कर सकते हो। तो मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो 2024 के लिए और 2025 के लिए भी, मतलब जो स्टूडेंट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए अलग अलग बैच बनाए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो है ओनली सीरियस स्टूडेंट जो हैं, ओनली 30 स्टूडेंट की सीट जो है इस प्रोग्राम में अवेलेबल रहेगी और उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। और 1 जून से ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होने वाला है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। 22 मई से इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो जाएंगे। और इस प्रोग्राम की जो फी है, नॉर्मली चार्जेज जो है वो 10,000 इसके रहेंगे। 10 मंथ्स का ये प्रोग्राम रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और 10,000 टोटल 10 मंथ्स की इसकी फ़ी है। और जो स्टूडेंट अर्ली रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके लिए इसकी फ़ी जो है वो 8,500 रुपीज़ रहेगी। ओके, तो अगर और भी आपकी क्वेरीज है इस प्रोग्राम को लेकर के तो आप हमसे क्वेश्चंस में जो आप कमेंट करते हैं उसमें आप पूछ सकते हो, आप हमें मेल भी कर सकते हो। ओके,
द हिंदू को अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू की फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उन्होंने मानसून को लेकर के बोला है कि इस बार मानसून जो है वो स्टार्ट होगा 4 जून से। नॉर्मली अप्रैल में इसको लेकर के IMD ने अपने एक तरीके से व्यू किया था और अपने जो स्टेटमेंट है उस तरीके से दिया था कि इस साल जो है वो इंडिया में मानसून जो है वो नॉर्मल रहने वाला है। तो देखो IMD प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में एक अभी प्रेजेंट टाइम में साइक्लोन देखने को मिला। हालांकि इंडिया पर इसका इफेक्ट काफ़ी कम हुआ, लेकिन म्यांमार कंट्री जो है उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ, मोचा जो साइक्लोन है उससे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें IMD के बारे में कुछ बेसिक बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इसको 1875 में एस्टेब्लिश किया गया था, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम में ही इसको एस्टेब्लिश कर लिया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस करते हैं वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि UPSC प्रीलिम्स में जैसे IMD आपको दे दिया, एक तो उसका एस्टेब्लिशमेंट का डेट को लेकर के एक स्टेटमेंट दे दिया, दूसरा स्टेटमेंट आपको दे दिया कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। तो ऐसा नहीं है, IMD जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। और हमारे इंडिया में IMD जो है वो प्रिंसिपल एजेंसी है किसके लिए? मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए और सीस्मोलॉजी के लिए। ओके, तो इन सभी सेक्टर में ये टाइम टू टाइम जो है वो अपने जो भी अलर्टनेस है वो रिलीज करता रहता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर इमेज आपको जो शो हो रही है वो है श्रीनगर में जो डल लेक है। ओके, और यहाँ पर जो वाटर स्कूटर राइड जो है उसको टूरिस्ट जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। तो डल लेक को लेकर के कुछ बेसिक बातें अगर हम डिस्कस करें तो देखो, डल लेक जो है वो हमारा इंडिया का जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, वहाँ पर जो श्रीनगर है जो उनकी कैपिटल है वहाँ पर क्या है, लोकेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डल लेक जो है वो एक अर्बन लेक है, ये आपको ध्यान में रखना है। डल लेक को श्रीनगर ज्वेल के नाम से भी जाना जाता है, लेक ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए कुछ हाउस बोट जो हैं वो यहाँ पर होती हैं, और उन हाउस बोट को किस नाम से जाना जाता है? शिकारा के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो देखो यहाँ पर कर्नाटका को लेकर के आर्टिकल है। कर्नाटका में कांग्रेस को मेजोरिटी मिली और 224 जो वहाँ पर सीट्स हैं, तो कर्नाटका में जो मेजोरिटी मिली, अब वहाँ पर दो वहाँ के, एक तो वहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मिस्टर सिद्धारमैया और एक न्यू पर्सन मिस्टर, यहाँ पर देखिए मिस्टर शिव कुमार, वो दोनों जो हैं वो अपने अपने लेवल पर चीफ मिनिस्टर की चेयर लेने के लिए तैयार हैं। तो इसको लेकर के डिस्कशन किया जा रहा है, अब किसको वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लेकर के इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि आप फियर का एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट ना करो, क्योंकि ईडी के जो बहुत सारे एक तरीके से जो भी अपोजिशन पार्टीज है उन पे इस तरीके के एलिगेशन जो है वो टाइम टू टाइम ईडी अटेम्प्ट कर रहा है। तो इसको लेकर के जुडिशरी ने बोला है कि इस तरीके से फियर का माहौल ना क्रिएट किया जाए कि जो सेंट्रल एजेंसी हैं वो सिर्फ अपोजिशन पार्टीज के अगेंस्ट ही काम करती रहती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो मेघालय स्टेट को लेकर के है। मेघालय में आप सभी को पता होगा कि गारो, खासी और जैंतिया 3 हिल्स हैं और वहाँ पर ये ट्राइब भी पाई जाती हैं, गारो, खासी एंड जैंतिया। तो खासी काउंसिल जो है, आप सभी को पता है कि मेघालय कौन सी शेड्यूल में आता है? 6 शेड्यूल में आता है। और 6 शेड्यूल में जो 4 स्टेट हैं उनको आप किस तरीके से याद कर सकते हो? उसके लिए एक ट्रिक है, आप उनको याद कर सकते हो अमे तमी। ओके, तो ये आसाम, ये मेघालय, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। ओके, तो इस तरीके से आप इन चारों स्टेट के जो नेम हैं वो याद कर सकते हो। तो मेघालय में क्या हुआ है, मेघालय की जो खासी काउंसिल है उन्होंने एक ऑर्डर रिलीज किया है कि अगर कोई पर्सन अपने फादर का सरनेम यूज करता है तो उसको क्या किया जाएगा, एसटी का सर्टिफिकेट जो है, शेड्यूल ट्राइब का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो ट्राइब है वो एक तरीके से मैटरनल सोसाइटी है, मतलब मदर को जो है वो यहाँ पर हाई प्रायोरिटी दी जाती है, मदर का सरनेम जो है वो यूज किया जाता है। लेकिन 1960 से यहाँ पर मेंस राइट एक्टिविस्ट जो हैं वो एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि फादर का सरनेम जो है वो यूज किया जाए। लेकिन अब खासी काउंसिल ने बोल दिया, बहुत सारे लोग यूज भी करने लगे फादर का सरनेम, तो उन्होंने बोला है कि अगर इस तरीके से यूज किया जाएगा, खासी काउंसिल ने बोला है कि अगर गारो, खासी, जैंतिया ये तीनों ट्राइब अगर यूज करेंगे अपने
फादर का सरनेम, तो उनका क्या किया जाएगा, फादर का सरनेम अगर वो यूज़ करेंगे तो उनको एसटी का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। ओके, तो जो मदर की जो प्रायोरिटी है, मदर का जो एक वैल्यू है, उसी को हमें फॉलो करना है। लेकिन अब इसमें इश्यू क्या है, इश्यू ये है कि मान लो कोई खासी ट्राइब से बिलोंग करने वाला पर्सन, उसने खासी ट्राइब से बिलोंग करने वाली वीमन से शादी कर ली, तो अब जो है वो तो खासी ही क्या यूज़ करेंगे, सरनेम यूज़ करेंगे। तो इसी को लेकर के एक इशू है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक पर्सन ये बोल रहा है कि मेरा चिल्ड्रन जो है वो तो खासी वर्ड यूज़ करेगा, तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो जो है वो मदर का सरनेम है या फादर का सरनेम है। तो ओके, तो इस तरीके के जो इशू है ना, उनका सोल्यूशन होना जरूरी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो टेक्स्ट पेज पर है, और यहाँ पर आर्टिकल है अभी तमिलनाडु में जो इशू देखने को मिला। और इशू क्या हुआ तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में इश्यू क्या हुआ है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने जो भी एक तरीके से इलिसिट तरीके से जो लिकर वहाँ पर बनाई जा रही थी, मतलब उसमें कितना क्या कंपोजिशन होना चाहिए, अपने लेवल पर जो वो प्रोडक्शन जो किया जा रहा था, जिसमें मेथनॉल जो है वो ज़्यादा लेवल पर देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो गई। अभी कुछ टाइम पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि वो क्या कर रहे हैं कि इस तरीके के जो भी हूच ट्रेजेडी होती है, हूच क्या होता है कि जब भी इस तरीके की शराब का यूज़ किया जाता है, लिकर का यूज़ किया जाता है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है, मतलब जो आप ये मान सकते हो कि जो लिकर ट्रेजेडी होती है उसको बोला जाता है हूच। ओके, मतलब इलीगल तरीके से जो लिकर बनाई गई और उसका यूज किया जाता है तो उसको बोला जाता है हूच। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया गया, कुछ टाइम पहले स्टेट गवर्नमेंट ने ये बोला कि उन्होंने क्या किया है, इस तरीके की जो डेथ होती है लिकर का कंजम्पशन करने से, उसको हमने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है। तो यहाँ पर मेथनॉल जो है उसका हाई लेवल देखने को मिला। हालांकि अगर हम बात करें तो मेथनॉल के लिए ये बोला जाता है कि मेथनॉल वैसे ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलता है। ओके, जैसे कि आप ये मानिए कि जो ब्रेथ होती है एक हेल्दी इंडिविजुअल की, उसमें भी 4.5 ppm जो है वो देखने को मिलता है। ये 2006 की स्टडी है, क्योंकि हम जो फ्रूट्स खाते हैं उसके रिजल्ट की वजह से बॉडी में पाया जाता है। लेकिन अगर आप एक अडल्ट में अगर प्योर मेथनॉल 0.1 ml ऑफ प्योर मेथनॉल पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट कैन बी डिवास्टेटिंग, मतलब अगर पर किलोग्राम वेट के अकॉर्डिंग अगर इतना मेथनॉल पाया गया 0.1 ml किसी की बॉडी में, तो ये जो है वो खतरनाक है। ओके, देखो मेथनॉल के कुछ यूजेस होते हैं, जैसे कि कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है मेथनॉल के, जैसे कि एज ए प्रीकर्सर टू एसिटिक एसिड, formaldehyde and aromatic hydrocarbons. It is also used as a solvent and antifreeze. In Tamil Nadu, the manufacture, export, import, storage and sale of methanol requires license under the 1959 rules. Okay. तो यहाँ पर देखो बताया गया है, पहले तो मेथनॉल के बारे में बताया गया है कि मेथनॉल जो है वो किस तरीके से क्या काम करता है। तो मेथनॉल के बारे में अगर हम बात करें तो मेथनॉल का जो क्राइटेरिया, जो आप एक मानो कि जो केमिस्ट्री में जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है CH3OH। आप इस तरीके से समझिए, CH3OH मतलब C जो है उसकी, आप सभी को पता है कि C की जो वैलेंसी, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, तो CH3 3 हाइड्रोकार्बन जो एटम्स है इस तरीके से, और यहाँ पर OH आयन जो है वो जुड़ा हुआ है। ये होता है किसकी, CH3OH। ये फॉर्मूला होता है मेथनॉल मॉलिक्यूल का। और दूसरा यहाँ पर बताया गया है, अगर हम बात करें तो एथेनॉल का, एथेनॉल जो होता है उसके फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो C2H5OH। ओके, C2H5। केमिस्ट्री अगर आपने 11th-12th में केमिस्ट्री आपके पास में रही है तो ये चीज़ें जो है वो आपने ज़रूर स्टडी की होगी। ये तो है एथेनॉल और ये है मेथनॉल। ओके, नॉर्मली जो हमारी लिकर जो होती है उसमें एथेनॉल जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन जब मेथनॉल की क्वालिटी ज़्यादा हो, क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। तो एथेनॉल जो है वो अलग अलग चीज़ में अलग अलग क्राइटेरिया देखने को मिलता है। लिकर को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो एल्कोहल कंटेंट के बेसिस पर, जैसे कि 5% से भी ज़्यादा, जैसे कि जो वाइन जो होती है उसमें 40% तक। ओके, और अगर हम बात करें बियर जो है उसमें 12% तक जो है वो एथेनॉल क्राइटेरिया देखने को मिलता है। तो एथेनॉल जो है
जैसा कि अभी हमने उसका फॉर्मूला डिस्कस किया उसके बारे में बताया गया है। बॉडी में जाने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो ये जो भी C2H5OH जो है वो जैसे ही बॉडी में गया तो लीवर में मेटाबोलाइज्ड होता है एंड द स्टमक बाई अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेसिस एंजाइम्स टू एसिटेल्डिहाइड। Then aldehyde dehydrogenase enzyme transform the acetaldehyde into acetate. The adverse effect of alcohol consumption from the hangover to a cancer are due to acetaldehyde. ओके तो ये जो नया एंजाइम बनता है इसकी वजह से मतलब बॉडी में गया वहां पर जाकर के जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसके लेवल पर कुछ एक्टिविटी हुई और उसकी वजह से प्रॉब्लम जो है अगर रेगुलर हाई लेवल पर कंज्यूम किया जाता है लिकर को तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। दूसरा यहाँ पर मेथनॉल के बारे में बताया गया है कि मेथनॉल जो है वो किस तरीके से काम करता है जो अभी हमने फॉर्मूला यहाँ पर डिस्कस किया। ओके और यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात ये बताई गई है कि अगर मेथनॉल को एक हायर लेवल पर कंज्यूम किया जाता है तो इससे बॉडी इफेक्ट होती है। तो कल भी हमने इसको लेकर के आर्टिकल आया था, हमने डिस्कस किया था, तो वहां पर कुछ सॉल्यूशन देने की कोशिश की गई थी कल के आर्टिकल में ये बोला गया कि अभी बिहार गवर्नमेंट में भी सेम इशू हुआ, वहां पर जो है कंपनसेशन देने की कोशिश की गई। अभी यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी किया तो इसकी वजह से क्या होगा कि लोग जो है इस रॉन्ग पाथ पर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होंगे क्योंकि 10-10 लाख रुपीस दिए जा रहे हैं तो इस तरीके का इशू जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या कोशिश की जानी चाहिए कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया है कि अपने लेवल पर एक CIDCB लेवल पर जो है वो प्रोब यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है कि ताकि जो भी इशू है जो भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इन्वॉल्वमेंट है और जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देखने को मिले। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है उनका इम्प्लीमेंटेशन बेस्ट तरीके से होना चाहिए, तभी जाकर के इस तरीके की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो न्यूज़ पेज पर है और यहाँ पर जो आर्टिकल है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो 19 मई से 24 मई तक विजिट पर रहेंगे जापान, पपुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया की। तो जापान में तो जो है वो G7 जो ग्रुप की मीटिंग होने वाली है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हिरोशिमा जो सिटी है जापान की वहाँ पर ये कंडक्ट होने वाली है और उसके बाद में पपुआ न्यू गिनिया जो है वहाँ पर फिपिक की 3rd समिट होगी। और फिपिक क्या है? फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। ओके और उसके बाद में जो है इंडिया हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, वहाँ पर क्वाड समिट होगी। तो इन तीनों के बारे में बेसिक ऑर्गेनाइजेशन हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं G7 की। G7 में 7 कंट्रीज USA, कनाडा मतलब 2 तो नॉर्थ अमेरिका के और यहाँ पर UK, इटली और फ्रांस और जर्मनी। ये कहाँ से आ गए? ये आ गए यूरोप से और फिर बच गया जापान, ये आ गया एशियन कंट्री। ओके अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने क्वेश्चन भी पूछा था टेलीग्राम पर, हम आपसे टाइम टू टाइम क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो आपको ये बताना है कि क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर जो हैं वो G7 ग्रुप के भी मेंबर्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कुछ कंट्री जैसे कि अगर हम बात करें तो एक तो UK, एक USA और एक फ्रांस, ये 3 कंट्री जो हैं वो ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। 2 कंट्री और है, एक है चाइना और एक है रशिया जो इसके मेंबर नहीं है। वैसे G7 में एक कंट्री और मिला रशिया और फिर ये बन गया था G8 ग्रुप। ओके जब G7 के साथ में रशिया भी अपनी मीटिंग करता तो वो होता था G8 ग्रुप। लेकिन 2014 में रशिया ने क्या किया कि यूक्रेन का जो क्रीमिया रीजन है उसको अपने अंडर एनेक्स कर लिया, तब जाकर के G8 जो ग्रुप है इसको डिसॉल्व कर दिया गया। ओके तो ये बेसिक फैक्ट है, जो भी आप ग्रुप स्टडी करो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको क्या ध्यान में रखना है, उस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया मेंबर है या नहीं है। तो G7 का इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन पार्टनर कंट्री के रूप में कुछ इशू जैसे कि फूड, फर्टिलाइजर, एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबल प्लेनेट, पीस, स्टेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर इंडिया जो है वो यहाँ पर अपना स्पीच देगा या अपना स्टैंड रखेगा क्योंकि प्रेजेंट टाइम में G20 ग्रुप की जो मेंबरशिप है वो इंडिया के पास में है। ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि G7 ग्रुप के जो कंट्रीज हैं प्लस में इंडिया, ये जो है वो G20 ग्रुप के मेंबर है। ओके G20 के मेंबर है।
ये बेसिक बात है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो हमने G7 के बारे में डिस्कस कर लिया, G20 के बारे में देख लिया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके बारे में देख लिया। अब यहाँ पर G7 जो ग्रुप है ना, इसमें कुछ कंट्री जैसे कि जापान और जर्मनी, ये दो कंट्री जो हैं वो G4 ग्रुप के मेंबर हैं। अब ये G4 ग्रुप क्या है? G4 ग्रुप में 4 कंट्री हैं, एक है जर्मनी, एक है ब्राजील साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से, एक है इसमें इंडिया और एक है जापान। ये क्या चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट मेंबरशिप है, क्योंकि टाइम के साथ में सर्कमस्टेंसेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसके जो परमानेंट मेंबर हैं उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और इसमें हम चारों को जो है वो भी शामिल किया जाए। तो इसके लिए G4 ग्रुप जो है वो बना हुआ है। ओके, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया G7 के बारे में। अब हम बात करेंगे कि ये फिफिक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फोरम ऑफ इंडो पैसिफिक, फोरम फॉर इंडो पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। तो 2014 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो गए थे फिजी की विजिट पर। ओके, यहाँ पर है फिजी, इसकी विजिट पर हमारे प्राइम मिनिस्टर गए और तब इंडिया और इन 14 जो पैसिफिक आइलैंड कंट्री हैं इनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए ये फिपिक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था। देखो, सबसे मेन टारगेट क्या है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, आइस मेल्ट हो रही है तो सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। और अभी हमने देखा भी था कि आईपीसीसी की जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई थी उसमें इस बात के ऊपर फोकस भी किया गया था कि जो सी लेवल जो है ना, सिर्फ सी लेवल ही नहीं बढ़ रहा, सी का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो एक्सट्रीम एक्टिविटीज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होंगी। तो यहाँ पर जैसे सी लेवल बढ़ेगा तो छोटे छोटे आइलैंड कंट्री हैं तो इनमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट होगा। तो ये चाहते हैं कि भाई जो आप बड़े कंट्रीज हो वो फोकस करो, आपका एमिशन कम करो, तभी जा करके हम टेम्परेचर को बढ़ने से रोक पाएंगे और ये जो हम डूब जाएंगे नहीं तो एक टाइम के बाद में ये इशू जो है वो टैकल हो पाएगा। और ये है पपुआ न्यू गिनिया जहाँ पर ये फिफिक की 3rd समिट होगी। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, क्वेड ग्रुप की। तो देखो, क्वेड ग्रुप जो है इसमें 4 मेंबर कंट्री है। इसमें एक तो है यूएसए, एक है इंडिया, एक ऑस्ट्रेलिया और एक है जापान। मेन टारगेट क्या है कि ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना इसको फ्री एंड ओपन रखा जाए, क्योंकि चाइना जो है वो अपना डोमिनेंस यहाँ पर बढ़ाता जा रहा है। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर जिबूती में उन्होंने अपना जो मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश किया है, यहाँ पर है श्रीलंका जहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट जो है, और भी यहाँ पर जैसे कि अभी जो पैसिफिक ओशन के जो आइलैंड हैं उनमें भी उन्होंने अपने इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए इनके साथ में डिस्कशन स्टार्ट किया है। तो ये चारों कंट्री चाहते हैं कि भाई ये ओपन हो, सबके लिए ओपन हो, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है साउथ चाइना सी, यहाँ पर तो पहले ही चाइना जो है अपना डोमिनेंस क्रिएट करना की कोशिश कर रहा है, वो डोमिनेंस जो है उसका ज़्यादा ना बढ़े, तो इसीलिए फोकस क्या करना है कि ओपन रह सके। तो सबसे पहले 2007 में जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जो हैं उन्होंने इस बात के ऊपर फोकस किया था कि क्यों ना हम क्वेड ग्रुप एस्टेब्लिश करें, लेकिन फिर इसके ऊपर ढंग से काम नहीं हो पाया। और फिर 2017 में जो है ये चारों कंट्री आपस में साथ में आई, 4 डेमोक्रेसी जो है, और उन्होंने इसके ऊपर फोकस किया कि क्वेड ग्रुप जो है वो बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन का फ्री एंड ओपन रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है डेंगू को लेकर के। तो इंडिया जो है वो जल्द ही अपनी फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन बना लेगा डेंगू की, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो, इंडिया हर लेवल पर, अपने लेवल पर कोशिश कर रहा है कि हर लेवल पर इंडिया जो है वो डेवलप कर सके हर प्रोडक्ट। ओके, तभी तो हम चाह रहे हैं ना 2047 तक इंडिया जो है वो अपने आप को डेवलप्ड नेशन के रूप में एस्टेब्लिश कर पाएगा। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। और अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।